नमस्कार मित्रों। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास का और एलिजाबेथ का कोई संबंध हो ही नहीं सकता परस्पर सीधा, लेकिन जो गोस्वामी ने कहा था कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, उस बात का एक प्रमाण जाते जाते ये भी महारानी एलिजाबेथ भी दे गई। मैं ये बात बहुत ज़बरदस्ती जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन एक दार्शनिक चिंतन जो सूत्र वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ से मिला था, उसकी परिणति एलिजाबेथ में इसलिए मैं मानता हूँ जोड़ रहा हूँ क्योंकि एलिजाबेथ अगले वर्ष शतायु होने वाली थी और तैयारियां अभी से आरंभ हो गई थी कि अगले वर्ष ये कार्यक्रम होंगे, ये होंगे। और इससे पहले भी एक विशाल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक जिस दिन अभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, उस दिन को मनाने के लिए भी पूरे ब्रिटेन में एक समारोह विशेष रूप से आयोजित किए गए थे। और अब ये तैयारियां चल रही थी कि अगर महारानी शतायु होती हैं, जैसी कि संभावना व्यक्त की जा रही थी, काट जाएंगी 100 साल, क्योंकि इतनी देखभाल किसकी होती है और इतने महल, इतने ज़्यादा चिकित्सा सुविधाएं, इतने देखभाल करने वाले लोग, कर्मचारी, कारिंदे, जब ये सब कुछ है तो उसके बाद जाने की गुंजाइश, जाने के लिए रास्ता कौन सा बचा है। लेकिन वही लाभ है कि जो जो चीज़ निर्धारित है, नियति जिस तरह से लेकर आती है अंतिम सांस, वैसे ही वो लेकर जाती है अंतिम सांस को। और अब जब महारानी गई है, अंतिम सांस ले चुकी हैं, तो उसके बाद अब तैयारियां अलग ढंग से शुरू हो गई हैं कि ये इनका जो अंतिम संस्कार है वो किस रूप में होगा। और ये भी कम दिलचस्प बात नहीं है कि अभी 10 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं होगा और ये अंतिम संस्कार 10 दिन के बाद होगा। आरंभिक रूप से 3 दिन तो उनका शव जो है वो श्रद्धांजलियों के लिए, अंतिम दर्शन तो एक औपचारिकता है वहाँ पर, क्योंकि एक तो आयु के मुताबिक उनका किसी भी समय जाना जो है वो उसकी संभावना थी। दूसरा ये भी है कि आम व्यक्ति के साथ उनका कोई संपर्क नहीं था, लेकिन सभी लोग अपने अस्तित्व का प्रतीक महारानी को मानते थे। ये एक थोड़ी सी अच्छी बात ये थी। और दूसरी जो विशेषता इस महारानी में थी, एलिजाबेथ में, वो ये भी थी, पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा विवादों में नहीं घिरी रही। अपनी सौम्यता और अपनी गरिमाएं दोनों का वहन बड़े ढंग से किया। यद्यपि माना ये जाता है कि ये पूरा जो 7 दशक का लंबा शासन रहा है, 7 दशक वह सत्ता में रही और 7 दशक तक ये आप अंदाज़ा लगाइए कि जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मची रही 7 दशक तक। लेकिन 7 दशक तक की उथल पुथल के बावजूद जीवन में कोई विवाद या कोई ऐसी गौरवहीनता या किसी किस्म का कोई बहुत लंबा चौड़ा गरिमाओं का जो निर्वहन ना कर पाने वाली बात कभी भी सामने नहीं आई। मैंने इनको दूर से देखा है, करीब से नहीं मैं कह सकता, क्योंकि दूर से तब देखा था जब ये एक बार भारत यात्रा पर आई थी। और तब मुझे ये भी याद है कि उनके भारत यात्रा, क्योंकि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद पहली बार उस साम्राज्य की प्रतीक जो है वो हमारे राजकीय निमंत्रण पर हमारे देश में आ रही थी, तो उस वक्त उनके स्वागत की तैयारियां जो हैं उनमें ब्रिटेन की भी पूरी दिलचस्पी थी और ब्रिटेन को भी पूरा विश्वास में लिया गया था कि कौन कौन से रिचुअल, कौन कौन सी परंपराओं का पालन हमें करना होता है। वैसे राष्ट्राध्यक्षों के लिए हमारे अपने प्रोटोकॉल हैं, लेकिन महारानी एलिजाबेथ के लिए अलग से प्रोटोकॉल बनाए गए विशेष रूप से, और यहाँ तक कि उनके लिए एक अलग मंच भी बनाया गया जहाँ से उन्होंने विशाल जनसमूह को संबोधित करना था। और वो मंच जो विशेष रूप से
महारानी के संबोधन के लिए बना था, वो आज रामलीला मैदान का मुख्य रामलीला का जो मंच है, ये वही मंच था जो उस समय नए सिरे से बनाया गया था। पहली बार वो उसकी निर्मित जो है वो सामने आई थी, इसलिए कि एक विशेष अतिथि हमारे देश में आने वाला है। और विशेष अतिथि कौन? जिसकी सरकार ने यहाँ लगभग 200-250 वर्षों तक शासन किया। हम लोग तब उनके साम्राज्य का एक हिस्सा थे और 1947 से पूर्व जो कुछ भी होता था हमारे देश में, वो महारानी के नाम पे या ब्रिटिश मोनार्क के नाम पे, ब्रिटिश शासक के नाम पे, ब्रिटिश सम्राट के नाम पे या साम्राज्ञी के नाम पे ही होता था। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी ले लें कि ये 25 वर्ष की उम्र में एलिजाबेथ द्वितीय के नाम से इनका सेकंड कहा जाता है, पहली एलिजाबेथ अलग थी। तो एलिजाबेथ ये 25 वर्ष की उम्र में पहली बार राजगद्दी पर बैठी और बड़ा एक आप ये मानकर चलिए कि गरिमापूर्ण पद है। यद्यपि ये एक प्रतीकात्मक किस्म का पद है, क्योंकि महारानी के पास कोई कार्यपालिका के अधिकार नहीं होते, लेकिन ये ध्यान वहाँ की कार्यपालिका भी रखती है, न्यायपालिका भी रखती है, वहाँ की संसद भी रखती है कि गरिमा में कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए। और ये भी एक आपको दिलचस्प जानकारी ये भी दे दूं कि वह केवल ब्रिटेन की महारानी नहीं थी, केवल ब्रिटेन की साम्राज्ञी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन में ही उनका शासन चलता था। बहुत सारे राष्ट्रमंडल देश जो हैं, जिनमें कनाडा भी था, है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने महारानी को अपना राष्ट्राध्यक्ष माना हुआ है। और संपूर्ण राष्ट्रमंडल जिसे हम कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, तो कॉमनवेल्थ की भी प्रमुख जो है, यद्यपि व्यवहारिक रूप से वहाँ का प्रधानमंत्री भी हो सकता था प्रमुख, लेकिन सिर्फ गरिमापूर्ण प्रतीक के नाते महारानी को ही कॉमनवेल्थ का प्रमुख माना गया और घोषित किया गया। और शायद ब्रिटेन के इतिहास में वह एकमात्र ऐसी शासक रहीं जिन्होंने चीन की भी आधिकारिक यात्रा की। 1986 में वो चीन में गई थी, पेकिंग में, और उसके लगभग 8 साल के बाद वो रूस में भी गई 1994 में। तो ये 8 साल के व्यवधान के बाद, मतलब बाहर विदेश यात्राओं पे उनका जो जाना था, ये भी बड़ा ऐतिहासिक माना जाता है कि वही महारानी जो एक साम्राज्यवादी देश की प्रमुख रही, उसे चीन ने भी स्वागत उसका किया और रूस में भी उसको स्वागत मिला और आधिकारिक रूप से मिला। तो ये एक बहुत बड़ी बातें होती हैं जो साथ में जुड़ जाती हैं। वैसे अपने पिता, इनके एक बात और मैं आपको बता दूं कि इनके पिता वो सम्राट नहीं थे। आम तौर पे परंपरागत रूप से ये माना जाता है कि वहाँ की वंश परंपरा में ही सम्राट का पद मिलता है, साम्राज्ञी का पद मिलता है, लेकिन एलिजाबेथ के पिता सम्राट नहीं थे, क्योंकि उसमें था कि राजगद्दी के दावेदार ही नहीं थे वो। उन्होंने एक बार एक तलाकशुदा अमेरिकी महिला से शादी की थी और उसके बाद उन्होंने स्वयं ही, ये जानते हुए कि ये जो अमेरिकी महिला से मैं शादी कर रहा हूँ, ये गरिमापूर्ण इतिहास का पन्ना नहीं बन सकता ब्रिटेन के इतिहास में, तो उन्होंने स्वेच्छा से राजगद्दी छोड़ दी थी। अब उसके बाद पिता राजगद्दी के दावेदार नहीं थे और उसके बाद जो भाई एडवर्ड, उसका भी यही स्थिति थी, कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ था, तो वो भी नहीं थे। और इसी प्रकार से इसी परंपरा में किंग जॉर्ज राजा बने और एलिजाबेथ द्वितीय युवरागी घोषित की गई। लेकिन उसके बाद फिर स्थितियाँ बदल गईं और एलिजाबेथ द्वितीय
सत्ता में 25 वर्ष की उम्र में सत्ता उन्होंने संभाल ली, और उस उम्र में कम से कम ये था कि बहुत सारी चुनौतियां सामने, इसलिए माना जाना चाहिए, यद्यपि वह सीधे रूप से उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं थी, कि ब्रिटेन की जो आर्थिक व्यवस्था जो बिगड़ी, कभी ब्रिटेन का सूर्य कहते हैं अस्त होता ही नहीं था, सूर्यास्त नहीं होता था ब्रिटेन के साम्राज्य में, कि यहाँ सूर्यास्त ना होने का मतलब ये है कि कोई ना कोई देश विश्व का ऐसा होता था जहाँ सूर्योदय हो रहा था, और वह देश भी ब्रिटेन के ही अधीन होता था। इसलिए माना जाता था, ये कहावत सी बन गई थी कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कोई सूर्यास्त नहीं होता, कहीं ना कहीं जहाँ सूर्योदय हो रहा है वहाँ उनका साम्राज्य वहाँ तक फैला हुआ था। तो इसलिए बहुत सारी बातें इस शख्सियत के साथ जुड़ी हुई हैं। अब जब ये अंतिम संस्कार होगा तो निश्चित रूप से अंतिम संस्कार में विश्व के अधिकांश देशों के या तो राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित रहेंगे, और विश्व के जितने भी शाही परिवार जीवित हैं किसी न किसी रूप में, उनके प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो एक लंबा चौड़ा एक कार्यक्रम होता है, और ये 10 दिन के बाद होगा, और 10 दिन के बाद होने वाले उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए बाकायदा वहाँ समितियों का गठन हुआ है, जो सारे कार्यक्रम, सारे रिचुअल, सारे अंतिम संस्कार की देखभाल करेंगी, और बड़ी सूक्ष्म तरीके से, बड़ी बारीकी के साथ एक एक परंपरा को निभाने का प्रयास किया जाएगा। एक ऐसी शख्सियत के लिए जिस शख्सियत का ब्रिटेन के आम आदमी की ज़िंदगी से कोई भी सरोकार नहीं है। तो ऐसी शख्सियतें जब जाती हैं तो भी उन पर चर्चा होती है, जब आती हैं तो भी चर्चा होती है। धन्यवाद।